हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये एक अर्जेंट अपडेट है। पल पल हालात कैसे बदल रहे हैं और 2026 में जो हो रहा है वो यार कई सालों में हमें देखने को नहीं मिला। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि वो सेफ है, लेकिन पूरा मामला क्या है और उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया है कि इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है। ईरान की तरफ से भी यहां पे न्यूज निकल के आ रही है कि पॉजिटिव टॉक हो रही है और पीस डील आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है। और अगर ये सारी चीजों को देखते हैं तो मार्केट के हालात सुधरते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 2026 में जो हुआ है ना भाई, कई सालों की कमी ऐसा लगता है एक साल में ही या इन 3-4 महीनों के अंदर ही पूरी हो गई। लेकिन क्या हालात बन रहे हैं, क्या हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर, उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ईरान को लेके क्या डेवलपमेंट निकल के आ रही है, ये सब बात बताने की कोशिश करूंगा आपको। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको लगातार देने की कोशिश करते ही रहें। और यहाँ पर हम वो कोशिश कर ही रहे हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ट्वीट्स, टेलीग्राम के माध्यम से। तो यार हमारा भी साथ बना के रखो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइमली मिलती रहे। यहां पर सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई है पिछले 24 घंटे की, कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है। आपको याद होगा इलेक्शन जब वो लड़ रहे थे तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था। गोली कान के बराबर से निकल के टच करके निकल गई थी। लेकिन यहां पर ऐसे हालात नहीं बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक डिनर को अटेंड कर रहे थे, क्रॉस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर। उसके अंदर उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वीआईपी सब थे। यहाँ पर एक होटल के अंदर वो इवेंट था, उनके बॉल रूम के अंदर ये सब थे, यानी कि एक हॉल के अंदर जहाँ इवेंट होना था, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच होनी थी। लेकिन उसी होटल की लॉबी में फायर की न्यूज़ निकल के आई और सारी जगह अफरा तफरी फैल गई। अब यहाँ पर जिस शख्स ने फायरिंग करी थी वो 31 साल का कोल थॉमस एलन उनका नाम बताया जा रहा है। और वो एक इंडिविजुअल था, हो सकता है किसी चीज़ की क्या उसके दिमाग के अंदर चल रहा हो, लेकिन उसको सिक्योरिटी एजेंसीज ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप जब ये सारा कुछ होने के बाद सामने निकल के आए तो उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ करी। लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे थे, जिस हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसी इवैक्यूएट कर रही थी उस हॉल से, जो जेडी वांस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, उनको निकाल रही थी। एक निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप शायद एक बार को गिर भी गए थे। तो ये बता रहा है कि यार मामला थोड़ा सीरियस था। लेकिन फिलहाल सब कुछ सेफ है। इस इंसिडेंस के अंदर एक जो सिक्योरिटी एजेंट है उसको गोली लग गई थी, लेकिन उसने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, सब कुछ सेफ है और सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया है। यहाँ पर ईरान को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोला कि यार इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सब कुछ बताने और समझाने की कोशिश करी। ये मैटर यहाँ जो है ख़त्म होता है। और आप समझ सकते हो जब ऐसे इवेंट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीछे कुछ किया है, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग होंगे जो यार, अगर हम देखते हैं तो हम भी उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं टैरिफ को लेके, जो उन्होंने एकदम से हमले किए हैं, कोई भी खुश नहीं हो रहा। क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को दुनिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है भैया। तेल, ऑयल, गैस, पेट्रोल सबको चाहिए, और वो महंगा होगा तो महंगाई की मार तो पड़ेगी ना। तो उससे कोई खुश नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है, हम इसके लिए भी आपको कहते हैं ये गलत है। क्योंकि आप समझिए, हिंसा कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। हर चीज़ की बात से बात निकाली जा सकती है, लेकिन हम इसके लिए भी घोर निंदा करते हैं जो हुआ है। ईरान के साथ में जो हुआ है, हमने कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक अपनी इंडिविजुअल कंट्री है, उनको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये मामला और वो मामला थोड़ा अलग है, तो हमें इन दोनों को जोड़ के नहीं देखना है, ठीक है। और किसी भी, क्या प्रेसिडेंट हो या किसी भी एक मासूम इंसान के साथ
कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, हम ये समझते हैं। और इसके लिए जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी विशेज़ जो है जब ये इंसिडेंट्स के बाद में अपना एक मैसेज दिया। हालांकि ये मैटर यहाँ ख़त्म हो गया, इसकी वजह से जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट होना नहीं है। लेकिन कल जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए हुए थे। हालांकि उन्होंने यूएसए के साथ में कोई डायरेक्ट टॉक नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान के जो मीडिएटर बन रहे हैं उनके साथ में बातचीत हुई। और आज उनकी तरफ से वापस आने के बाद स्टेटमेंट निकल के आई है कि यहाँ पर बात जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया है और उम्मीद करते हैं अब अमेरिका इस चीज़ को मान जाए। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, नहीं चाहते हैं कि ये मामला और एस्केलेट हो, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान, बहुत कुछ डैमेज फाइनेंशियली भी मार्केट को हुआ। और अगर जो रिपोर्ट्स की मानते हैं तो यहाँ पे उनका जो है आर्सनल वेपन्स की बात करते हैं, वो भी काफ़ी उन्हें यहाँ यूज़ करने पड़े और उसकी भरपाई करने में अमेरिका को 6 साल लग जाएंगे। तो ये डैमेज अमेरिका को भी हुआ है। तो इसीलिए वो भी नहीं चाहते कि यार ये मामला और आगे बढ़ता देखने को मिले। तो ऐसा लगता है जो होना था वो हो चुका है, अब बातचीत होगी और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हमें एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले और पीस डील या ये लड़ाई का जो है फुल एंड फाइनल एंड हो जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है, उसका जैसे ही जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, ये स्टेटमेंट निकल के आई, बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। 77,000 से एकदम से $78,000 तक ये चला गया था। तो आप कह सकते हो आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन शांत हो रही है। अगर बिटकॉइन को लेके जो नज़रिया देखते हैं इंस्टीट्यूशंस का, बिटकॉइन के ETF का, वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। और मेटा प्लैनेट और माइक्रो स्ट्रेटजी सेलर की जो बोलते हैं, ये दो कंपनीज, जो मेटा प्लैनेट है वो जापान की कंपनी है, स्ट्रेटजी जो है माइकल सेलर यूएसए की कंपनी है, वो और फंड रेज कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बाइंग की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि यार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और ख़ासकर ETF के अंदर अगर पिछले 20 दिनों का डेटा देखते हैं तो एक दो बार ये जो नेगेटिव इन्फ्लो रहा, नहीं तो वो लगातार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखते हैं तो मार्केट के अंदर सिचुएशन बेटर हो रही है, और सिचुएशन का बेटर होना यानी कि अल्टीमेटली एक उम्मीद की जा सकती है रिकवरी की। अगर टेक्निकली मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको समझना है बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 100 डे मूविंग एवरेज की $73,000-74,000, उसको यहाँ मेंटेन कर रहा है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और अगर यहाँ से पार जाता है तो 80,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन उसको पार करता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $84,000-85,000 मिलता है, जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आती है। और ये मत भूलिएगा, हम आपको लगातार वीडियो में ये शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो जो है एक एवरेज प्राइस है बिटकॉइन माइनर्स का, यानी कि एक बिटकॉइन माइन करने के लिए इतनी कॉस्टिंग आ रही है, 80 से $85,000। तो यहाँ तो देर सवेर में बिटकॉइन को आना ही चाहिए, और अभी कुछ कुछ हमें ऐसा ही होता देखने को मिल रहा है। तो ये आप कह लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। अगर इसके पार जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं दोबारा से $90,000 और ये $1,00,000 के लिए ट्राई करे। लेकिन अगर यही सिचुएशन जब लड़ाई शुरू हुई थी, या पीछे अगर 2-3 महीने पहले आपसे बोलता कि बिटकॉइन दोबारा $80,000 आ गया, तो शायद किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हालात बदलने के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते ही चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं जैसे ही बिटकॉइन की ETF की बाइंग आप देख रहे हो, एक सिग्नल मिल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ बड़ा कांड हो जाए तो उसके लिए भी थोड़ा संभल के रहिएगा। तो ये 2-3 लेवल हैं जिन पे हमें देखना है, $73,000-74,000। अगर इसके नीचे जाता है तो $68,000 से $70,000, जहां 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट आती है। और बुरे हालात में 63-65, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $60,000 के नीचे तो है ही। तो ये लेवल्स को हमने देखना है। अगर आपको पता है ये लेवल्स हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, तो क्यों टेंशन लेनी शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भैया आप अकेले नहीं हो इस नाव के अंदर। तो यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ब्लैक रॉक, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ऑलरेडी इसके अंदर बैठ चुकी हैं। हमें बस उनके साथ में चप्पू चलाते रहना, शांति से बैठने की कोशिश करनी है। लेकिन वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता जब हालात ख़राब होते हैं। लेकिन ये लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो और
ये एक स्टेटमेंट कल उनकी क्रिप्टो को लेके भी निकल के आई कि यार अब ये एक बड़ी इंडस्ट्री हो चुका है। और अमेरिका आपको पता है बिल के ऊपर भी काम कर रहा है, ओवरऑल सिचुएशन भी देखते हो जिस हिसाब से एडॉप्शन अमेरिका के अंदर हुई है। तो हमें ये नहीं भूलना है कि इतनी आसानी से ये अमेरिकन लोग या अमेरिका अपना, या ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होते हैं, अपना नुकसान नहीं करेंगे। तो हमें भी सिर्फ शांति से बैठना है। और हिस्टोरिकली भी देखते हो तो बिटकॉइन अगर होल्ड किया है, कोई लंबे समय के लिए देख रहा है, तो वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहा है, निराश नहीं किया है। ये क्वांटम की न्यूज़ निकल के आई तो लोग पैनिक होने लगे, लेकिन क्वांटम प्रूफ के लिए जो है इनके डेवलपर्स ऑलरेडी काम करने लगे हैं। तो हमें सारी चीज़ों के साथ में जब कुछ जो हडल आती है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी निकलता है, लेकिन वही है कि हम उस सॉल्यूशन के ऊपर देखते नहीं हैं, न्यूज़ पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लंबे समय में देख रहे हो तो बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टमेंट हाउस की अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन भी निकल के आ रही है। और कई इंस्टीट्यूशंस का ये भी मानना है, या इन्वेस्टमेंट बैंक का ये भी मानना है कि बिटकॉइन 2026 में ऑल टाइम हाई लगातार देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, अभी दोबारा से वो फियर के अंदर आ गया, एक्सट्रीम फियर में था पिछले महीने तक। और जिस हिसाब से इंडिकेटर हैं सारे के सारे ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर दिखा रहे थे। और अगर रेनबो चार्ट भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, फायर सेल, यानी कि उस टाइम पे भी अगर एंट्री ना बनाओ तो भैया फिर कभी आप क्या एंट्री बनाओगे। तो हमें टेक्निकल्स भी देखने होते हैं, ग्लोबल हालात को भी देखना होता है। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं तो ये इसी टाइम पे काम आती है। और जब कोई ना कुछ कर रहा हो वहीं पे हमें कुछ दिलेरी दिखाने की कोशिश करनी होती है। लेकिन मुझे पता है यार, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास बिटकॉइन है ही नहीं, ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हैं। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। टॉप 50 कॉइन्स जो कॉइन मार्केट कैप पे हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। पहले 15 कॉइन मैंने कवर कर दिया है, क्या उनके हालात हैं, क्या हो सकता है, क्या एंट्री क्या एग्जिट हो सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं, सब शेयर करने की कोशिश की है। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ताकि भैया हम जो है ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार बनाते रहें। अब यहाँ पर ये ओवरऑल बिटकॉइन को लेके चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हाउस और ये ETF बाइंग दिखा रहे हैं और जिस हिसाब से हालात सुधर रहे हैं, हमें भी लगता है यार दोबारे से ये $85,000 दोबारे जल्दी ही देखने को मिल सकता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है, इथेरियम का नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स का भी है। लेकिन उसमें आपको मैं पहले दिन से इस 2026 के बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करो, ज़माना थोड़ा चेंज हो गया, हालात थोड़े चेंज हो गए। इसीलिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना आप संभाल सकते, ना कोई दुनिया का कोई भी बड़ा बड़ा इंसान होगा वो भी मार्केट के अंदर संभाल नहीं सकता। जब ETF वालों ने सेलिंग करनी शुरू करी थी तो उसके अंदर खुद के भी तो उनका नुकसान हो रहा था ना। तो हमें ये सब कुछ समझने की कोशिश करनी है, वक्त के साथ चेंज करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी बनाओ, 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर ना रखो, और उसके अंदर भी 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स में खेल रहे हो। उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट 2 आने वाले 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, खासकर इथेरियम की बात करता हूँ। उसको एक रेजिस्टेंस है, वो है $24 से $2,500 का जोन, जहाँ पे 200 और 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज आती है। इसको पार करना इतना आसान नहीं है। अगर इसको पार करेगा तो फिर ये एकदम से सीधा $3,000 के लिए ट्राई कर सकता है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी तो फिर वही ऑलमोस्ट अगर $2,100-$2,200 के आसपास सपोर्ट को लूज़ करता है तो दोबारा $2,000 को ये टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन अगर $70,000 के नीचे आता है, जो फिलहाल लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर आता देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से हालात सुधर रहे हैं। लेकिन एक और थ्योरी बोली जा रही है, उसको भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और वो है कि भाई इराक वॉर जब हुई थी तभी ऐसा टाइम था जब अमेरिका ने 3 अपने वॉरशिप एक लोकेशन पे भेजे हुए थे, और अभी दोबारे से उन्होंने ऐसा किया है। तो क्या ये प्रेशर बनाने के लिए है, क्या एक सरप्राइज अटैक के लिए है, यू नेवर नो। तो इसीलिए हमें बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। बाकी ऑल्ट कॉइन्स का देखते हैं, बिटकॉइन अगर इथेरियम अच्छा करेंगे, और जिस हिसाब से ज़्यादातर टॉप 50 कॉइन्स को देखते हो 80 से 90% गिरे हुए हैं, तो वो भी अच्छी एक रिकवरी दिखा सकते हैं, एक रैली दिखा सकते हैं। लेकिन समझदारी वो दिखानी है, थोड़ा चूजी बनना है, और अच्छे कॉइन्स टीम यूज्ड उस पर रिसर्च करनी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। इंस्टेंट अपडेट के लिए हम वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है अपडेट करते रहते हैं। और यार सपोर्ट किया करो।
आप सपोर्ट नहीं करोगे तो यार हम वीडियो के लिए कैसे मोटिवेट होंगे, और कहाँ से पूरे दिन लगे रहते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और आपको देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें साथ दिया करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमारे फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।